सभी का स्वागत करता हूं। भारत के जो महत्वपूर्ण कानून हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे और महिलाओं से संबंधित कानूनों का अध्ययन हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के संबंध में जो कानून है देश में उनका हम अध्ययन करेंगे। और ये मेरा परिचय है, यूपी पीसीएस 18-20-23 में निकाल चुका हूँ मौके पे। अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ पीसीएस की और इसके पहले समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत रह चुका हूँ। चलिए विषय पे आते हैं। लॉज रिलेटेड टू चिल्ड्रन यानी बच्चों से संबंधित जो कानून हैं देश के, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं ये वल्नरेबल सेक्शंस हैं सोसाइटी के। वुमेन एंड चिल्ड्रन जो हैं ये क्या हैं? वल्नरेबल। तो इनके लिए अलग से बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। जो वुमेन से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है, वो हमने पिछली वीडियो में देखे थे और अभी हम चिल्ड्रन से रिलेटेड देखने वाले हैं। ये आपके सिलेबस में कई एग्जाम्स में मूल विधि दिया रहता है, बेयर एक्ट्स, उससे रिलेटेड ये टॉपिक समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ यही है कि संविधान में कहाँ से ये सारी शक्तियाँ सरकार को मिलती हैं जो ऐसे कानून बनाए जाते हैं। तो बात करें बच्चों से संबंधित चीज़ें, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है 21A, जिसमें क्या है कि 6 से 14 साल के 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको सरकार क्या देगी? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएगी और अपरिहार्य, यानी उनको शिक्षा देनी ही देनी है सरकार को, सरकार की ये जिम्मेदारी है। दूसरी बात करते हैं, आर्टिकल 24 में दिया गया है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए देश में। चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम, बच्चों से जो काम करवाया जाता है, तमाम प्रकार का मजदूरी करवाई जाती है बच्चों से, ये डिजायरेबल नहीं है, नहीं होना चाहिए। और नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो गया है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि 0 to 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड, 6 साल के पहले बच्चे जो है उनकी केयर के लिए भी सरकार को तमाम सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी पड़ेंगी। एक जगह और मेंशन अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 39E में भी बोला गया है कि सरकार के दायित्व है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चिल्ड्रन हैं और जो यूथ हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना होने पाए, उनका शोषण ना होने पाए, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये सारे संविधान में कई प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। अब इन्हीं से शक्तियाँ प्राप्त करके बच्चों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। थोड़ा सा गंभीर विषय भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है। जो कानून बनाए जाते हैं वो देखते हैं कि 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो वेलफेयर के लिए हो सकते हैं कि बच्चों को कई प्रकार के अधिकार दिए जाए, यानी कल्याणकारी कानून। और दूसरे प्रकार के कौन से हो सकते हैं? जहाँ पे बच्चों के खिलाफ कोई हिंसा हो रही है, कोई अपराध हो रहा है, तो हम प्रोटेक्शन के लिए भी कई सारे लॉज बनाते हैं, ठीक है ना, संरक्षण के लिए। इन्हीं 2 कैटेगरी में तमाम सारे कानून आते हैं और एक एक करके हम जो महत्वपूर्ण कानून हैं उनका अध्ययन करेंगे। पहला कानून है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, हिंदी में जिसे कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वर्ष 2009। अब इसमें क्या है कि देख रहे हैं बच्चा स्कूल जा रहा है, यानी प्रत्येक बच्चे को ये अधिकार है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। एजुकेशन इज राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। अब इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, की फीचर्स, वो हम देखते हैं। एजुकेशन के संबंध में 2 बातें हैं। एजुकेशन कैसी है? फ्री है और कंपलसरी है, ठीक है ना, यानी कि निःशुल्क होनी चाहिए, सरकार उसके लिए पैसा नहीं चार्ज करेगी। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने गया, वहाँ फीस नहीं मांगी जाएगी। और दूसरी चीज़, हर बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि शिक्षा यानी एजुकेशन फ्री भी हो और कंपलसरी भी हो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम का यही दर्शन है, इस एक्ट की ये फिलॉसफी है। फिर रिजर्वेशन की बात करते हैं। किस प्रकार के रिजर्वेशन की बात कर रहा है? EWS की बात कर रहा है, यानी आर्थिक आधार पे बात कर रहा है। जो लोग महंगी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते बड़े विद्यालय की, वो क्या अपने बच्चों को फिर अच्छे स्कूल में पढ़ने ना भेजें? तो बिल्कुल भेजें। यानी कि आपके जो प्राइवेट विद्यालय भी हैं, सरकारी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे, जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उनको भी अपने यहाँ पे 25%, 25% सीट्स जो है वो EWS बच्चों को देनी पड़ेंगी। ऐसा प्रावधान इस एक्ट में है।
कितना फॉलो होता है ये चिंता का भी विषय है, सोच का भी विषय है, लेकिन प्रावधान ऐसा इस अधिनियम में किया गया है, एक्ट में ऐसी व्यवस्था है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो भी बड़े स्कूलों की 25% सीट पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। नो डिटेंशन क्या है? जब ये पहले एक्ट आया तो ये बोला गया कि भाई बच्चे मन के सच्चे, और बच्चों को अगर आप फेल कर दोगे तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे, डिमोरलाइज हो जाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ने में, तो उनका पढ़ाई करने में मन लगे, इसलिए हम क्या करते हैं कि चलो किसी को फेल ही नहीं करते हैं। लेकिन उससे क्या हुआ कि बच्चों के मन से पढ़ाई का बिल्कुल डर ही निकल गया। थोड़ा तो रहना चाहिए ना, बिल्कुल ही डर निकल गया, लापरवाह हो गए बच्चे। इसलिए बाद में एक संशोधन करके, अमेंडमेंट करके इसमें ऐड करा गया कि अभी 5th क्लास में और 8th क्लास में एग्ज़ाम होगा। देख सकते हैं 5th क्या होता है, प्राइमरी का फाइनल लेवल होता है, और 8th क्या है, जूनियर का फाइनल लेवल है। तो अभी ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि 5th में और 8th में एग्ज़ाम लो, बच्चा अगर फेल हो गया तो आप फिर आगे मत जाने दो उसको, जो वो पास करे तब आगे जाए। तो नो डिटेंशन पहले हुआ करता था, एक्ट आया तो कि फेल मत करो, बाद में चेंज हो गया है थोड़ा सा। 5th और 8th क्लास में अगर बच्चा परीक्षा में फेल हो जा रहा है तो उसको वहीं पर रोका जा सकता है। फिर प्रोहिबिशंस, इस एक्ट में कुछ चीज़ें मना करी गई हैं कि नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या वाला है भाई? कॉर्पोरल पनिशमेंट का ये मतलब है फिजिकल पनिशमेंट, यानी आप बच्चे को मार नहीं सकते। हम लोगों के टाइम पे गुरुजी लोग डंडा उठाते थे, 30-30, 40-40 डंडा, हाथ लाल कर देते थे। तो अभी ऐसा नहीं चलेगा, अभी ये बैन है। तो निषेध है किस चीज़ का कि बच्चे को आप शारीरिक प्रताड़ना नहीं दे सकते हैं, या मानसिक दे सकते हैं क्या? मानसिक भी नहीं दे सकते हैं, यानी बच्चे को आप प्रताड़ना नहीं दे सकते किसी प्रकार की। कोई बच्चा अगर वीडियो देख रहा हो, मास्टर जी ने मारा है, तो भाई ये घोर आपत्तिजनक है, अवैध है, तो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं दे सकते, बच्चे को मार पीट नहीं सकते, उल्टा सीधा नहीं बोल सकते। ये सब इस एक्ट में बना कर दिया। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी भी इस एक्ट ने प्रावधान किया, विद्यालय प्रबंधन समिति का। क्या कहता है कि जो सरकारी विद्यालय हैं हमारे, गवर्नमेंट स्कूल हैं या सरकारी सहायता प्राप्त है, एडेड है, गवर्नमेंट है या एडेड है, उनके मैनेजमेंट के लिए हमें बनानी पड़ेगी एक विद्यालय प्रबंधन समिति, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और ये जो कमेटी बनेगी, इस कमेटी में 75% लोग कौन से होंगे? जो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं उनके अभिभावक, पेरेंट्स या गार्जियंस। यानी विद्यालय कैसे चलेगा, स्कूल कैसे चलेगा, इसमें बच्चों के माता पिता, उनके जो अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, उनका भी फैसला होना चाहिए, उनका भी दखल होना चाहिए। कितना फॉलो होता है फिर से सोचने का विषय है, लेकिन ऐसा एक्ट में दिया हुआ है। उसके बाद पीपल टीचर रेशियो की बात करते हैं, छात्र अध्यापक अनुपात। वो क्या है, कितने बच्चों पे एक गुरुजी होने चाहिए? तो अगर हम प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में होना चाहिए 30:1, यानी 30 बच्चों पे एक मास्टर जी होने चाहिए विद्यालय में। अगर जूनियर की बात करें तो जूनियर में 35 बच्चों पर एक मास्टर जी विद्यालय में होने चाहिए। ऐसी एक्ट में व्यवस्था कर दी गई है। टेट क्या है? इसी एक्ट से आया है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा हिंदी में कहते हैं। जो भी व्यक्ति टीचर बनना चाहता है उसको ये परीक्षा निकालनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। तत्पश्चात उसके बाद ही आप योग्य हो पाएंगे बच्चों को पढ़ाने के। तो आपको पास करना पड़ेगा टेट, एक सेंटर करवाता है वो सी-टेट होता है, बाकी राज्यों का अपना भी होता है, ठीक है ना। तो गुरुजी बनना है तो ये आपको पास करना पड़ेगा। चलते हैं अगले हमारे एक्ट की तरफ, जो है कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। अभी इस बच्चे को देखते हैं फोटो में, जैसे इसके खिलाफ ये व्यक्ति कोई इस पर हमला कर रहा है, इसके खिलाफ अत्याचार कर रहा है, तो बच्चों के खिलाफ अत्याचार होगा तो बचाएगा कौन? कोई एक संस्था होनी चाहिए। जो संस्थाएं बनती हैं उनको बचाने के लिए, वो इसी कानून से, इसी एक्ट से बनाई जाती हैं, जिसका नाम है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, या इंग्लिश में कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। नाम में ही है कमीशंस, यानी कई तरह के कमीशंस बनते हैं। एक आपका बनता है नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग, जो पूरे इंडिया में मॉनिटर करता है।
दूसरा आपका बनता है स्टेट कमीशन, जो हर राज्य के लेवल पे होता है। इसमें मेन चीज़ क्या है जानने की कि इसमें होता है एक चेयरमैन होता है और इसमें 6 मेंबर होते हैं। आपके नेशनल वाले में भी यही है और स्टेट वाले में भी यही है। एक चेयरमैन होगा इसका और इसके क्या होंगे 6 मेंबर होंगे। अब चेयरमैन कौन होना चाहिए? जिसको चाइल्ड वेलफेयर के मामलों की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों का विशेषज्ञ हो, बेसिकली वो बन जाएगा। और 6 मेंबर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2 मेंबर कौन होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। 2 मेंबर्स दे शुड बी वुमेन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, याद रखने वाली चीज़ है। तो एक चेयरमैन होगा, 6 मेंबर होंगे और उन 6 मेंबर्स में से कम 2 महिलाएं हों, ऐसा कंपलसरी है। जो चेयरमैन होंगे वो 3 साल तक बैठेंगे उस पद पे, या जब तक उनकी उम्र 65 साल की ना हो जाए। जो मेंबर होंगे वो भी 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे, लेकिन तब तक जब तक कि उनकी उम्र 60 साल की ना हो जाए। ये आपकी जो एग्ज़ाम्स हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, उनमें इन तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्या बात करते हैं कि भाई सेक्शन इसमें 25 जो है, सेक्शन 25 इसमें बनाता है चिल्ड्रंस कोर्ट की स्थापना करता है। यानी बच्चों से संबंधित जो मामले होंगे वो बाल अदालत में सुने जाएंगे। नॉर्मल वाली अदालत जो चलती है उसमें बच्चों के केस नहीं सुने जाएंगे। बड़े बड़े हत्यारे मुजरिम वहीं खड़े हुए हैं, वहीं एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है, कोई बात हो गई है, तो ऐसा डिज़ायरेबल नहीं है, ऐसा उचित नहीं है। इस वजह से बच्चों के लिए अलग अदालत की स्थापना करी जाएगी और सेक्शन 25 में ये दिया हुआ है। उसके बाद ये जो कमीशंस हैं आपके, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, इनके पास सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर का क्या मतलब है कि वो किसी को भी समन कर सकते हैं, ठीक है, बुला सकते हैं कि आपको नोटिस दिया जाता है, आप यहाँ पे उपस्थित होइए। और वो क्या कर सकते हैं, वो ओथ यानी कसम खिलवा सकते हैं उनसे कि भाई मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। मूवी में आपने देखा होगा, तो ओथ पे इंफॉर्मेशन ये उनसे ले सकते हैं, एफिडेविट ले सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, गलत अगर कुछ साबित होता है तो मुझको सजा दी जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सुबह मोटो नोटिस, स्वतः संज्ञान, किसी को शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूज़ वगैरह में अगर आयोग ने देखा किसी मेंबर ने ऐसा चल रहा है, न्यूज़पेपर में देखा, मीडिया पे देखा, सोशल मीडिया हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, किसी भी मीडियम से अगर उनको लगता है कि बच्चों के किसी अधिकारों का हनन हुआ है तो फिर वो खुद से उसको नोटिस इश्यू कर सकते हैं, जिसने भी ऐसा किया होगा। यही है सुओ मोटो नोटिस। और ये जो आयोग बनाए गए हैं इनकी निगरानी करना इनका काम है 3 एक्ट्स की, यानी राइट टू एजुकेशन हमने अभी पढ़ा, शिक्षा का अधिकार, पॉक्सो एक्ट अभी हम पढ़ने वाले हैं और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी हम पढ़ने वाले हैं। इन 3 कानूनों का देश में अच्छे से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी निगरानी करने का भी काम किसका है? जो आपके राज्य के आयोग हैं और राष्ट्रीय स्तर पर आयोग हैं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, कमीशंस जो है। अब आते हैं पॉक्सो एक्ट पे। और ये जो एक्ट है ये बहुत ही गंभीर एक्ट, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही गंभीर एक्ट है। लेकिन समाज का पतन ऐसा हो चुका है कि शायद देश को ऐसे किसी कानून की आवश्यकता भी थी, इसीलिए बनाया गया। तो थोड़ा सा गंभीर मुद्रा में आ जाते हैं, इसको संवेदनशील विषय है ये, इसको पढ़ेंगे बहुत ध्यान से और पूरी संवेदना के साथ इसको पढ़ेंगे कि ये क्यों बनाया गया और इसमें क्या है। तो पॉक्सो एक्ट का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। नाम पढ़ के देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए एक्ट बनाया गया है। समाज में ऐसे भी नीच लोग हैं, गिरे लोग हैं जो बच्चों के खिलाफ ऐसी हरकतें कर देते हैं कि देश को ऐसे कानून को बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इस पे हम पढ़ते हैं। पहली चीज़ इसमें है कि चाइल्ड क्या है। बेयर एक्ट हम पढ़ रहे थे तो हमको पता है कि जो हमेशा पहला सेक्शन होता है या धारा होती है उसमें क्या होता है, टाइटल होता है कि एक्ट का नाम वगैरह क्या है। और हमेशा मतलब 99% आप देख सकते हो जो सेकंड सेक्शन होता है उसमें हमेशा क्या रहती हैं, डेफिनेशंस। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि फला एक्ट में, किसी कानून में किस धारा में इस शब्द को परिभाषित किया गया है, तो 99% संभावना रहती है कि वो सेक्शन 2 रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब चाइल्ड यानी बच्चा, इस पॉक्सो के एक्ट में बच्चा कौन है? कोई भी जिसकी उम्र
18 से कम है, ठीक है ना। 18 से कम अगर एज है तो चाइल्ड ट्रीट किया जाएगा। जेंडर न्यूट्रल एक्ट है ये, ठीक है ना। यानी कि अगर बॉय है कोई या गर्ल है, किसी के खिलाफ भी अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, उसकी उम्र 18 से कम है, तो दोनों केसेस में ये लागू है। तो दो चीज़ ध्यान रखें कि 18 से कम जो कोई होगा उसको चाइल्ड ट्रीट करता है ये, और जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। बच्चों के साथ, मतलब बच्चे के साथ गलत हुआ है तब भी धारा लगेगी, बच्ची के साथ गलत हुआ तब भी धारा लगेगी। इम्पोर्टेंट सेक्शंस की हम बात करते हैं। कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं SI वगैरह की जिसमें सेक्शन पूछ लिया जाता है। तो अगर आप ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जिसमें सेक्शन पूछ लिया जाता है तो फिर आप सेक्शन याद कर लें, अन्यथा आप केवल उसके सब्सटेंस पे ध्यान दें। कोई बड़ी परीक्षा दे रहे हैं तो कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। अब थोड़ा सा सीरियस होके, संवेदनशील होके यहाँ पे पढ़ेंगे। सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करता है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, प्रवेशन लैंगिक हमला हिंदी में कहते हैं। अब पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या है कि जो चाइल्ड है किसी भी जेंडर का है, उसकी बॉडी के वजाइना में, एनस में, माउथ, यूरेद्रा, यानी बॉडी की किसी ओपनिंग में किसी एक्यूज्ड पर्सन ने, किसी अभियुक्त ने जिसके ऊपर आरोप है, उसने क्या किया है कि अपना बॉडी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या कोई ऑब्जेक्ट बच्चे की बॉडी की इन ओपनिंग्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनेट्रेशन हुआ है, प्रवेश कर गया है बच्चे की बॉडी में कुछ। वो अक्यूज्ड का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हो सकता है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, पेन, रॉड, एनीथिंग लाइक दैट, कुछ भी। तो अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसके लिए सजा क्या है, सेक्शन 4 चौथी धारा में दी गई है। ऐसी दशा में मिनिमम आपको नहीं, भगवान ना करे, ऐसे व्यक्ति को 10 ईयर्स का पनिशमेंट है, ठीक है ना। मिनिमम 10 ईयर्स जेल है, जो कि लाइफ टाइम तक के लिए हो सकती है। आजीवन कारावास जिसे हम कहते हैं, 10 साल से आजीवन कारावास। इफ जो चाइल्ड था, जो बच्चा था, उसकी एज 16 साल से कम थी, ध्यान दीजिएगा, 16 साल से कम थी, तो फिर मिनिमम 20 ईयर्स जेल हो जाएगी, ठीक है। 20 साल के लिए जेल होगी, आजीवन भी हो सकती है, न्यूनतम 20 साल के लिए हो जाएगी। 10 साल की जेल है पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, पर अगर बच्चे की एज 16 से कम थी तो कम से कम 20 साल के लिए जेल। अगला जो है वो और सीरियस है, एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अभी पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमने पढ़ लिया क्या है। जो चाइल्ड है उसकी वजाइना, एनस, माउथ, यूरेथ्रा, किसी भी शरीर की कैविटी में अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया है तो वो पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रेवेटेड नाम से क्लियर है, गुरुतर कहते हैं हिंदी में, कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के कुछ हो गया है यहाँ पे। तो कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात आ जाती है। पहली चीज़ है अथॉरिटी। आप ऐसी पोस्ट पे हैं, ऐसी स्थिति में हैं जहाँ आपका काम क्या था, बच्चे की रक्षा करना, यानी आपके ऊपर रक्षा की जिम्मेदारी थी और आप ही ने इसके साथ पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, विश्वास तोड़ दिया, तो बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हो गया। यानी हो सकता आप टीचर थे ना, हो सकता आप पुलिस ऑफिसर थे, एक पुलिस ऑफिसर जिसका काम है रक्षा करना, उसने ऐसा कर दिया। गार्जियन बच्चे का, जिस पे बच्चा ट्रस्ट करता है, उसने ऐसा कर दिया। यानी किसी अथॉरिटी के फिगर ने, डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, ठीक है ना, किसी अथॉरिटी के फिगर में जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी बच्चे की रक्षा की, उसी ने ऐसा कोई कृत्य कर दिया पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का, तो वो बन जाएगा एग्रेवेटेड पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। एक और कंडीशन है कि इंटेंसिटी ऑफ असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट हुआ लेकिन इतना क्रूर तरीके से हुआ, इतना गलत तरीके से हुआ कि उसमें
बच्चे की डेथ हो गई ना, या बहुत चोट लग गई, ग्रीवस इंजरी हो गई, तो भी हम मानेंगे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, ऐसी कंडीशन में जब प्राकृतिक आपदा आई हुई है, कोई भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, बच्चा वैसे ही परेशान है, तमाम विकट परिस्थितियों में फंसा हुआ है, ऐसी केस में, ऐसी सिचुएशन में कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो वो भी एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा, ऐसा ट्रीट किया जाएगा। अब ये तो डिफिनेशन था कि क्या क्या है ये, ठीक है ना, आपदा की स्थिति में होगा राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा। अब इसमें क्या होगा, दंड क्या होगा, धारा 6 में सेक्शन 6 में न्यूनतम 20 साल, वो तो जेल लगेगी। इसके साथ एक ऑप्शन आ जाता है डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी यानी कि हिंदी में मृत्यु दंड। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अगर केस है तो कम से कम 20 साल की जेल होगी अभियुक्त को, और इसके साथ साथ उसमें क्या किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें क्या है, नो पेनिट्रेशन, शरीर के अंदर कुछ प्रविष्ट नहीं हुआ बच्चे के, लेकिन टच किया गया गलत नियत से सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, ठीक है ना, टच, स्पर्श किया गया बच्चे का गलत नियत से जिसे कहते हैं, तो ये क्या हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ। अब इस दशा में जो दंड होगा सेक्सुअल असॉल्ट के केस में वो कितना होगा, 3 से 5 होगा, ठीक है ना, 3 से 5 साल की जेल सेक्सुअल असॉल्ट के केस में हो सकती है। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट उसी तरीके से क्या है, अथॉरिटी में थे आप, आपका काम था रक्षा करना, लेकिन आपने ऐसी हरकत कर दी, ठीक है ना, रक्षक बना भक्षक, उसी ने सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, पेनिट्रेटिव नहीं हुआ लेकिन गलत नियत से टच किया, अटैक किया। इंटेंसिटी अगेन इंजरी हो गई, ठीक है ना, डेथ तो इस केस में नहीं हो सकती, नहीं होती है, इंजरी हो गई, चोट लग गई, बच्चा छोटी लोग है बहुत ज़्यादा। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के समय, ये एक नया पॉइंट है इसमें जानने का, हार्मोन थेरेपी, यानी आपने या अभियुक्त ने बच्चे को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए, ठीक है ना, हार्मोन के इंजेक्शंस लगाए, और इस नियत से लगाए कि क्या होगा, उसका जो यूथ है ना, उसकी जो यंग एज है, यौवन है, वो यूथ विल कम फास्ट। जैसे कोई बच्ची है छोटी सी, उसको हार्मोन के इंजेक्शन लगाए कि उसकी बॉडी का डेवलपमेंट जल्दी हो जाए, वयस्क लड़कियों के जो फीचर्स होते हैं वो बच्ची में जल्दी आ जाए। आमतौर पर ऐसा किस लिए देखते हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन के केसेस में ऐसा देखने को मिलता है, वेश्यावृत्ति में, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कोई 14-15 साल की बच्ची वो कहीं से खरीद लाए, फिर उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए ताकि देखने में लगे कि वो 18 साल से ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट में आती हैं, और इसमें क्या है, जेल टर्म मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है ना, 5 to 7 ईयर्स यूजुअली इसमें दंड रहता है। फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब इसमें क्या है कि टच नहीं किया है, पेनिट्रेशन नहीं किया है, वर्बल, लेकिन बातों से आपने कोई बात कर दी, सेक्सुअल फेवर की बात कर दी बच्चे से। नॉन वर्बल यानी इशारे ऐसे कर दिए, गलत इशारे, गंदे भद्दे अश्लील, कौन आपको पता ही अश्लील सामग्री आपने दिखाया, ऐसी कंडीशंस को बोला जाएगा कि ये आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी लैंगिक उत्पीड़न किया है, और इसमें आपको जेल हो सकती है फिर से कितने की, 3 साल तक की, अप टू 3 ईयर्स की। थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, समझ रहा हूँ मैं, एक साथ बेयर एक्ट पढ़ना वैसे भी टफ होता है, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हमने देख लिया, बच्चे के शरीर में वजाइना, एनस या यूरेथ्रा या माउथ, इन सारी ओपनिंग्स में एक्यूज पर्सन ने, अभियुक्त ने अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा दिया तो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। ये
धारा 3 यानी सेक्शन 3 में डिफाइंड है, और इसके लिए जो पेनल्टी है वो 4 में है, यानी डेफिनीशन 3 में है, पेनल्टी 4 में है। और पेनल्टी क्या थी? कम से कम 10 साल। 16 साल से कम उम्र का बच्चा है तो कम से कम 20 साल। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं तो ये सेक्शन 5 में था। कोई अथॉरिटी में बैठा आदमी ऐसा कर दे, या इतना इंटेंसिटी से हुआ क्राइम कि बच्चे की डेथ हो गई, या नेचुरल डिजास्टर के समय कुछ किया गया, तो वो एग्रीवेटेड का केस बन जाएगा। और डेफिनेशन है 5 में पेनल्टी है, 6 में पेनल्टी क्या थी? मिनिमम 20 ईयर्स या डेथ पेनल्टी भी इस केस में लग सकती है। सेक्सुअल असॉल्ट हमने देखा क्या है कि नो पेनेट्रेशन नहीं हुआ, बट देयर इज टच, छुआ गया गलत नीयत से, तो इसको हमने डिफाइन किया सेक्शन 7 में, और इसके खिलाफ जो जेल है वो हमने किसमें की? सेक्शन 8 में। उसके बाद बढ़ते हैं एग्रीवेटेड, वही बात होगी अथॉरिटी वाली। आपका रक्षा करने का काम था लेकिन आप ही ने ऐसा नीच काम कर दिया, या फिर नेचुरल डिजास्टर था। एक नया केस देखने को मिलता है हार्मोन थेरेपी वाला भी, तो इसे हम डिफाइन करते हैं सेक्शन 9 में, और इसके लिए जो जेल है सेक्शन 10 में इसकी बात करते हैं। और लास्ट में आता है हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का विषय, जिसमें आपने वर्बल नॉन वर्बल बातों से इशारों से इस तरीके की कोई बात की तो वो सेक्शन 11 में डिफाइन करते हैं। उसके लिए जो दंड है वो सेक्शन 12 में हम लोग उसकी बात करते हैं। अप टू 3 ईयर्स 3 साल तक की आपको जेल हो सकती है ऐसी दशा में। सेक्सुअल असॉल्ट में हमने देखा था कितने की थी? सेक्सुअल असॉल्ट में जेल थी 3 से 5 साल की, और एग्रीवेटेड के केस में 5 से 7 साल की जेल थी। ये सारी चीज़ें सेक्शंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप याद कर लें, नहीं आते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है पूरी तरीके से इसमें उसको बैन कर दिया गया है। और क्या क्या बैन किया गया है? स्टोरेज अपने पास रखना, ट्रांसमिशन, उसको भेजना दूसरे लोगों को, इवन फेलियर टू रिपोर्ट। आपने अथॉरिटीज़ को बताया नहीं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल आपके पास पड़ा हुआ, ये सब जेल में आएगा और आपको 3 साल तक की जेल इसमें अभियुक्त को हो सकती है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक हीनस ऑफेंस है इस एक्ट के अंदर, है ना। फिर ड्यूटी टू रिपोर्ट, अगर आपको कहीं पता चला है कि पॉक्सो का कहीं पे कोई केस हुआ, यानी किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस हो गया है और आपने अथॉरिटीज़ को बताया नहीं, ऐसी स्थिति में आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, सेक्शन 21। लास्ट में सेक्शन 23 बट आल्सो इम्पोर्टेंट, ये किस पे लगेगा? मीडिया वालों पे लगेगा आमतौर पे, या कोई भी है। अगर आपने बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी, नाम छाप दिया कि ये 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, या ये 17 साल के लड़के के साथ कुछ गलत हरकत हुई, नाम छाप दिया, पूरा पहचान उजागर कर दी, तब भी आपको जेल हो जाएगी। और कितने? 6 महीने की जेल इस केस में हो सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट एक्ट था और बहुत सारे सेक्शंस इसमें इम्पोर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम की तो बात अलग है, सोसाइटी के हर व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक जागरूक नागरिक को बताना चाहिए। 3 एक्ट और हैं, उनको हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए खुदा हाफिज़।